हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती हों। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का अपना चैप्टर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों, एटम के बारे में सबसे पहले बताया डॉल्टन ने। हालांकि बातें सारी गलत बताई, फिर भी सबसे पहले बताया है, इसलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ध्यान से समझना आपको। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डॉल्टन ने यह कहा कि कोई भी सबस्टांस है का एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात गलत है। एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डॉल्टन ने क्या कहा? डॉल्टन ने यह कहा एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट या पार्टिकल ऑफ ए substance which cannot further divided। इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये बात गलत है। तो मैं इस साइड इसकी ड्रॉबैक लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान रखें, साथ साथ में ड्रॉबैक। तो दो तीन बातें हैं बस, वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे। ओके, तो ड्रॉबैक्स क्या है देखिए। ड्रॉबैक ये है बच्चों, डॉल्टन ने तो ये कह दिया कि एटम ही सबसे छोटा है, लेकिन एटम सबसे छोटा नहीं होता है। एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल होते हैं। इसका ड्रॉबैक ये बन गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद बच्चों डाल्टन ने यह कहा एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते, एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। लेकिन ये बात भी गलत है, आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हो गई। ठीक है ना। उसके बाद डॉल्टन ने क्या कहा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल प्रॉपर्टीज। उनकी सारी प्रॉपर्टी, एक ही एलिमेंट के एटम है ना, उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, लेकिन आइसोटोप डिस्कवर हो गए। क्या डिस्कवर हो गए बच्चों? आइसोटोप, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे कार्बन है बच्चों, तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, और ये कार्बन के 3 आइसोटोप है। ठीक है ना। तो देखो, है तो ये तीनों कार्बन के ही, तो एक ही एलिमेंट के एटम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है कि नहीं है। ये तीनों हाइड्रोजन के एटम है लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट है कि नहीं है। इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। तो एटॉमिक टर्मिनोलॉजीज है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, डॉल्टन ने ये कहा है कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं कि आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए। तो ये बात भी गलत हो गई। समझे कि नहीं समझे? ठीक है बच्चों, उसके बाद डॉल्टन ने कहा अलग अलग एलिमेंट्स है ना, उनके एटम्स भी अलग अलग होंगे, सभी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। लेकिन आइसो बार आ गए, आपको पता है। तो एटम्स
of different elements are different in properties। ये बात भी गलत हो गई बच्चों। क्यों? क्योंकि आइसो बाहर आ गए। डोल्टन ने तो ये कह दिया कि अगर एलिमेंट अलग अलग है ना तो उनके एटम भी अलग अलग होंगे, लेकिन क्या आ गए आइसोबार्स। तो आप ये लिख सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स। बच्चों आइसोबार्स क्या होते हैं? देखो, अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं जिसके मास नंबर सेम होते हैं। जैसे आर्गन 40, कैल्शियम 40, पोटेशियम 40, कैल्शियम। ये तीनों एटम अलग अलग एलिमेंट के है ना, एक आर्गन का है, एक पोटेशियम का है, एक कैल्शियम का है, लेकिन बताओ इनके मास नंबर सेम है कि नहीं है? जबकि डॉल्टन ने ये कहा है कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स है ना तो उनके एटम भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद डॉल्टन ने ये कहा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स सिंपल रेशियो में मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे। हालांकि ये बात भी गलत है, देखना। देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined in simple ratio form compound। जैसे बच्चों H2O है तो ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ऐसे CO2 है तो कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम, 1:2। तो डॉल्टन ने ये कहा है कि अगर कंपाउंड बनेगा तो उसमें अलग अलग एलिमेंट जो एटम्स होंगे उनका सिंपल रेशियो होगा। लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है बच्चों। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए। ठीक है, आप बोल सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं कि जिनमें एलिमेंट्स के एटम्स का सिंपल रेशियो नहीं होता है। लाइक देखो ये हो गया Fe0.93O1 ठीक है, तो रेशियो क्या लोगे? पॉइंट हटा दो तो ये 93:100 हो गया। बेटा ये सिंपल रेशियो है क्या? बोलो आप। नहीं है ना। ये बात भी पूरी सही नहीं है डॉल्टन की। उसके बाद बच्चों डॉल्टन ने ये कहा एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया। तो एटम neither be created nor destroyed और देखो एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती उनमें एटम को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो, है ना। तो रेडियो एक्टिव डीके जो होते हैं, देखो जैसे रेडियम का एटम है बेटा आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर 88 होता है और मास नंबर 22। अब ये देखो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नए एटम को जन्म दे देगा। रेडॉन 86 222 हीलियम 2। देखो एटम को डिस्ट्रॉय भी कर दिया और आपने एटम को क्रिएट भी कर दिया। देखो डॉल्टन को इज्जत दी जाती है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया। हालांकि बातें लगभग गलत है, तो ये डॉल्टन की लाइन्स है जो उन्होंने बताई है और ये उसके ड्रॉबैक्स हमने लिखे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो बच्चों आपको ध्यान से समझना है। ओके, ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरी
या फिर आप बोल सकते हो कैथोड रेज। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, आपको ध्यान से सुनना है। तो कैथोड रेज के बारे में क्या क्या आपको बच्चों ये डिस्कवरी की गई थॉमसन के द्वारा की गई। थॉमसन, ठीक है, उन्होंने क्या क्या लिया है इसमें, देखिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या ली बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब। ध्यान से डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड एनोड ले लो, ये लो, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इनको। किस कर दिया? ध्यान से है आपको, बैटरी से प्लेट हो गई बेटा, हो गई। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एनोड को परफोरेटेड कर दिया। एनोड को क्या कर दिया? परफोरेटेड कर दिया, एनोड के अंदर छेद कर दिया। परफोरेटेड का मतलब क्या है? एनोड के अंदर छोटे छेद। ध्यान से है, अगर ध्यान से समझ, छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है, तो ये है परफोरेटेड एनोड। हाँ, ये आपका हो गया कैथोड। एनोड में छेद कर दिया, क्यों किए हैं अभी पता चलेगा, आप समझते जाना। ऐसा उन्होंने क्यों किया है आप समझते जाना। तो चार्ज ट्यूब हो गई, ये आपका कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया परफोरेटेड। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर बहुत कम लिया उन्होंने, यहाँ पर सक्शन पंप लगा दिया होगा। ठीक है, और हाई वोल्टेज अप्लाई किया। क्या किया? लगभग 10,000 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया। कैथोड, ठीक है, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। है परफोरेटेड, और बेटा उन्होंने क्या किया कि एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। एनोड के पीछे किसकी स्क्रीन लगा दी बेटा? सल्फाइड की स्क्रीन। अभी पता चलने वाला है कि क्या क्या हुआ था बेटा। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, अपने आप में 3-4 एक्सपेरिमेंट है, आपको ध्यान से समझना है। ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जिस पर कुछ गिरता है ना तो वो चमकने लग जाती है। ये है ZNS फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की ओर ट्रेवल करती, जिन्हें कैथोड रेज कहा। अब बेटा पहला क्वेश्चन तो यही है, तो इनविजिबल थी तो पता कैसे चला? तो बेटा जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया ना, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन चमकने लग गई।
चमकने लग गई। इस बात से ये पता चल गया कि कोई ना कोई कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, कोई ना कोई कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, कोई ना कोई कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। ये देखो, उनको तो नहीं दिखी थी लेकिन आपको तो दिख रही है ना। थॉमसन को तो नहीं दिखी थी लेकिन आपको दिख रही है ना। ओके, बस आपको दिख जानी चाहिए और हमें क्या ही मतलब है। देखो, तो ये लेफ्ट से मतलब कैथोड से एनोड की ओर कुछ रेज जनरेट हुई। पता कैसे लगा? ये स्क्रीन चमकने लग गई। अब आपको पता चल गया ना कि एनोड में उसने छेद क्यों किए थे। थॉमसन ने एनोड में छेद क्यों किए थे? ताकि कुछ आए ना तो पता चल जाए। छेद कर दिए तो ये रेज इस छेद में से होती हुई इस पर चमकी, इस पर पड़ी और ये स्क्रीन चमकने लग गई, इस पर पॉइंट्स बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, सबसे पहले तो यही आ गया। Then high voltage applied, high voltage applied, some ray in which travel from cathode anode called क्या कहते हैं? कैथोड रेज। अब देखो, थॉमसन ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। थॉमसन ने ये कहा कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब बेटा इसका पता कैसे चले कि रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कैसे करती है? तो देखो, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पता कैसे चला? तो थॉमसन ने क्या किया, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ये देखो, थॉमसन ने क्या किया बेटा, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ये लो, ये ऑब्जेक्ट रख दिया थॉमसन ने। और थॉमसन ने क्या देखा, इसके जैसी की जैसी शैडो बनी, सेम टू सेम शैडो बनी। तो बेटा शैडो सेम टू सेम बन रही है ना, इसका मतलब रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी। अब मान लो मेरे सामने कोई बल्ब है, ठीक है, तो अगर उसकी लाइट मेरे पर आएगी तो मेरी शैडो पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी? सेम टू सेम बनेगी। अब मान लो उस बल्ब से रेज कोई ऐसे ऊपर से आ रही है, कोई साइड से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, तो पीछे और कुछ ही बन जाएगा मेरी जगह, और कुछ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? कुछ भी शेप बन सकती है। अगर रेज टेढ़ी मेढ़ी चले ना तो शेडो का शेप कोई भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर सेम टू सेम शैडो बन रही है ना, इससे स्पष्ट है कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, ओके। उसके बाद तो थॉमसन ने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया? थॉमसन ने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये किया, यहां पर कोई पैडल व्हील रख दिया। ये लो, ध्यान से समझना, तो ध्यान से है। कोई पैडल व्हील रख दिया और जैसे ये पैडल व्हील रखा, ये व्हील रोटेट करने लग गया। ये व्हील रोटेट करने लग गया। अब बेटा रोटेट कौन करता है? कोई थप्पड़ मारता है तब। साउथ की मूवीज में नहीं देखा क्या आपने? एक थप्पड़ मारता है हीरो विलन की तो विलन रोटेट करने लग जाता है ना। समझ गए होंगे कि रोटेशन क्यों होता है? जब कोलिजन होता है, यानी कि जैसे ये व्हील रखा, ये व्हील रोटेट करने लग गया। इससे ये पता चल गया रेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एनर्जी के पार्टिकल्स है। अरे बेटा रोटेट करने लग गया तो एनर्जी इसको देगा तभी तो रोटेट करेगा। दूसरी बात, एनर्जी से आप ये भी बता सकते हो कि ये रेज आई, ये स्क्रीन चमकने लग गई और साथ में गर्म भी होने लगी। तो गर्म बेटा एनर्जी से होता है। मान लो हमें कोई थप्पड़ मारे तो हमारा गाल लाल हो जाता है, यानी कि चमकने लग गया, प्लस गर्म भी हो जाता है, यानी कि थप्पड़ वाले में ढंग से एनर्जी थी। इसने हमारे थप्पड़ लगाया है ना, में एनर्जी थी।
तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल है ना वो एनर्जी के है, उनमें कुछ एनर्जी है, समझ गए। तो देखो ये व्हील है, ये रोटेट करने लग गया, यानी कि इन रेज में एनर्जी के पार्टिकल है। ध्यान से समझना है। देखो कैथोड रेज consist of whole particles of particle। अब जो ये पता चल गया कि रेज जाती है, यानी कि कैथोड से रेज एनोड की ओर जाती है। कैसे पता लगा? स्क्रीन चमकने लग गई। ये पता लग गया कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कैसे पता लगा? सेम टू सेम ऑब्जेक्ट की शैडो बनी। अब ये पता लग गया कि इन रेज में पार्टिकल्स है। कैसे पता लगा? कोई पेडल व्हील रख दिया, वो रोटेट करने लग गया, यानी कि इस पार्टिकल्स। अब ये पता लगाना था कि इन पार्टिकल्स पर चार्ज क्या है। तो बेटा इसके लिए एडिशनल यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया गया। इसके लिए क्या लगाया गया? एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया गया। देखो ये लो, इसके लिए एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया गया। अरे एक्सटर्नल पोटेंशियल का मतलब है एक तो प्लस की प्लेट लगा दी और एक माइनस की प्लेट लगा दी, ये है ना। हाँ पर एडिशनल पोटेंशियल लगा दिया। तो जैसे ही ये पोटेंशियल लगाया तो बेटा क्या हुआ? ये रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो। अब एक बात बताओ बेटा, प्लस की ओर कौन जाता है? सिंपल सी बात है भाई, प्लस की ओर तो माइनस ही जाएगा। प्लस के पास प्लस जाकर के क्या लेगा? ठीक है। तो जैसे ही ये रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हुई, पता चल गया रेज में जो पार्टिकल है पर नेगेटिव। कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज। when external potential applied rays reflect towards positive plate, hence particles have negative charge, called, फिर क्या कहा? ठीक है। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी बाद वो डिस्कस कर लेता हूं मैं। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, तो आपको डाटा दे देता हूँ, दो बार देख लेना, आपके याद हो जाएगी। ठीक है। देखिए कैथोड रेज के बारे में ये कहा जाता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी बात बेटा ये है, कैथोड रेज है ना डिपेंड नहीं, देखो कैथोड रेज में कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम ही होते हैं ना। मान लो आपके पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों अलग अलग है क्या? अरे नहीं भाई, सेम है। इलेक्ट्रॉन किसी के पास भी हो, अरे ऐसे चारों ओर दीवार है, इनमें इलेक्ट्रॉन, तो वो भी सेम ही है। अरे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, सेम होता है वो सब में। इसलिए कैथोड रेज ना ही तो आपने ट्यूब के अंदर जो गैस भर रखी है ना, ट्यूब के अंदर गैस भर रखी है उस पर डिपेंड करती है, ना ही आपने आपके इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करती है कि आपने इलेक्ट्रोड किसका लिया है, कार्बन का, आयरन का, कॉपर का, सिल्वर का, इस पर डिपेंड नहीं करती। तो कैथोड रेज का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। कैथोड रेज का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रे does not depends upon nature of this material
ये डिपेंड नहीं करती। हाँ, जनरेट ये कैथोड से होती है, कैथोड से निकलती है ना। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन थोड रे, ओरिजिन क्या है? कैथोड। ठीक है। अब कैथोड रेज में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? कैथोड रेज ना, मेटल की अगर कोई थिन फॉइल है उसके अंदर से निकल जाए, बोलते हैं पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट। कैथोड रेज कैन पास मेटल पेनिट्रेशन। बेटा कैथोड रेज है ना, ध्यान देना, कैथोड रेज इसका आयनाइजेशन करता, इसका आयनाइज, अरे आयनाइजेशन का मतलब जानते हो क्या? ये देखो कैथोड रेज है ना, और ये गैस है। इसका आयनाइजेशन मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, अरे आयनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बेटा, इस पर कैसा चार्ज बनेगा? प्लस चार्ज। कैसा चार्ज बनेगा? प्लस चार्ज। अब आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। अरे हाँ, लेकिन इस चैप्टर में हम दो नेचर पढ़ेंगे, तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर होती है बेटा, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर। तो ये कैथोड रेज है और ये गैस थी। क्या थी बेटा? गैस थी। तो गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल पर या फिर गैस के एटम पर कैसा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये ही एक लाइन है जिसे एनोड रेज की डिस्कवरी करेंगे बेटा हम, तो आपको ध्यान से समझना है। कैथोड रेज, कैथोड रेज कोज आयनाइजेशन ऑफ, गैस का आयनाइजेशन कर देते हैं कैथोड। ओके। अब देखो, बात तो इलेक्ट्रॉन की है, तो सीधा याद रखो ना भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज तो बेटा वो होता है -1.10 रेज इन कूलम। और ये माइनस हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, माइनस यूज नहीं करते, लेकिन चार्ज रियल में इतना होता है। ठीक है, और रिलेटिव चार्ज, तो वैसे हम रिलेटिव चार्ज बेटा, ये चार्ज को हम बोलते हैं 1 यूनिट। ऐसे हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1 चार्ज होता है। इतने चार्ज को, ठीक है, ये 1 यूनिट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज, ये मास होता है। अब होता है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज बेटा, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो को स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो गया अपॉन मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब मैग्नीट्यूड ले लो केवल 1.10 रेज टू पावर -19 कूलम अपॉन मास है 9.1 और -31 kg। ठीक है, अगर आप माइनस यू, ये हो गया -1.75 रेज टू पावर पर किलोग्राम। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम यहाँ पर माइनस प्लस नहीं लेते हैं, केवल हम मैग्नीट्यूड, केवल क्या यूज करते हैं बेटा? चार्ज का मैग्नीट्यूड। ये इलेक्ट्रॉन की कहानी है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, बात करेंगे बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन
या फिर आप बोल एनोड या फिर कैनाल रे, कुछ भी। तो बच्चों ये काम किया था गोल्ड था। अब एक बार थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बाद उसकी नकल स्टार्ट हो गई ना। सभी सोचते हैं पता नहीं कुछ ना कुछ और डिस्कवर हो जाए। ठीक है, काम वही करना है, सेम टू सेम काम था, एकदम सेम टू सेम था। चेंज क्या था तो आपको था था क्या था, कोई कैथोड एनोड ले। देखो चेंज ये था, एक तो क्या किया बेटा, गोल्ड स्टील, गोल्ड स्टील कैथोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया। देखना कैथोड को परफोरेटेड, ध्यान दे। है क्या वही है, अभी डायग्राम देखा पास नहीं, कोई नाम लिखा क्योंकि आप जानते, ये हो गया बेटा परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड है। और कैथोड के पीछे बच्चों फ्लोरोसेंट पीछे लगा दी, कैथोड की सल्फाइड। अब आपने भी अभी सीखा है, भी अभी सीखा है बच्चों, जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे इधर से कुछ ना कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी कि कैथोड से एनोड की ओर रेज जाएगी कि नहीं जाएगी, जाए। लेकिन ये तो आपने देख देख चुके हो आप, लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया ये स्क्रीन चमकने लग गई। यानी चलो कैथोड से एनोड की ओर कुछ जा रहा है, लेकिन एनोड से भी कैथोड की ओर कुछ, तो कैसे भी आपको पता है, ध्यान से सुनना, आपको पता है कि जैसे ही आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे ना बेटा, तो इधर से इधर कैथोड रेज जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपने गैस भर रखी है, क्या भर रखी है बेटा, गैस। तो आप अभी आपने पढ़ाया कि कैथोड रेज गैस का आयनाइजेशन कर देती, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी तो इस गैस के एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। अब आप बताओ पॉजिटिव चार्ज किसकी ओर जाएगा भाई, तो नेगेटिव की ओर जाएगा, की ओर जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। इसलिए इसलिए ये जो है, ये जो है
वो इधर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बोलो? चलेंगे ना? ये इधर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? पार्टिकल कैथोड रेज में थे पार्टिकल। ये देखो, आप जानते हो हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे इधर से इधर कुछ जाएगा, लेकिन गैस भरी हुई है। कैथोड रेज आपने अभी अभी पढ़ा है कि कैथोड रेज जो है वो गैस का आयनाइजेशन कर देती है। अब बेटा आयनाइजेशन करेगी का मतलब गैस पर प्लस बनेगा, प्लस इधर आएगा कि नहीं आएगा? इन्हीं को एनोड रेज हम क्या कहते हैं? एनोड रेज। क्या कहते हैं? एनोड। समझ गए? और उसके इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं ध्यान में रखना, केवल यही है। सबसे पहले तो ये बताओ, एनोड रेज का ओरिजिन इलेक्ट्रोड है क्या? ना, अंदर गैस से निकल रही है, वो तो गैसों के पार्टिकल तो आ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ क्या है? गैस फिल्ड इन। ठीक है बेटा। अब देखो, ये इसकी नेचर पर डिपेंड करेगी। कैथोड रेज में क्या था बेटा? क्या था बताओ? इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं, ठीक है? तो डिपेंड्स अपॉन गैस की नेचर पर ये डिपेंड करती है। ये बात देखो सेम टू सेम, अब बार बार ये बात लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ही हाई वोल्टेज क्या सल्फाइड की स्क्रीन चमकने लगी, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर भी कुछ। अब इसे एनोड से निकलती नहीं है, लेकिन बोला ये जाता है क्योंकि ये गैस इधर से इधर आ रही है। ये मतलब जो रेज है ना, वो इधर से इधर आ रही है, यानी कि एनोड की तरफ से, ना कि एनोड से। एनोड की तरफ से कैथोड की ओर ट्रेवल करती है, इसे आप एनोड रेज कहते हो। समझे कि नहीं समझे? समझ? ठीक है। इनकी नेचर डिपेंड करेगी गैस पर। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो H प्लस जाएगा, H प्लस। ठीक है, अलग अलग होगा। अगर आपने मान लो इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है तो बेटा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो O प्लस जाएगा। अगर बच्चों मान लो आपने इसमें हीलियम गैस भरी, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हीलियम जाएगा। अगर आपने ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस भरी है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बताओ हर बार एनोड रेज अलग अलग है कि नहीं? तो फिर समस्या आ गई, फिर प्रोटॉन कहे किसे? प्रोटॉन कहे किसे? इसकी समस्या के लिए तो गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, अलग अलग गैस भर भर के कर, कभी ये गैस भर ली, कभी ये गैस भर ली, कभी ये गैस भर ली, और वो उनका स्पेसिफिक चार्ज नोट कर रहा था। क्या नोट कर रहा था बेटा? स्पेसिफिक। तो बेटा स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? ध्यान देना सभी बच्चे। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो होता है चार्ज ऑन मास। तो बेटा ध्यान दो, मास जितना कम होगा स्पेसिफिक चार्ज उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो? मास जितना कम स्पेसिफिक। तो जब उसने हाइड्रोजन गैस भरी, कौन सी गैस भरी? हाइड्रोजन गैस। तो स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा आया। तब उसने सोचा कि स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सबसे जो प्लस बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस से H प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो तब हाइड्रोजन गैस भरी ना, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक। तब उसको पता लग गया कि भाई इससे कोई भी हल्का नहीं हो सकता, इसलिए उसने इस H प्लस को प्रोटॉन बोल दिया। और बेटा रियल में H प्लस ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या पता कैसे लगा? अलग अलग गैस भरी, बार बार एक्सपेरिमेंट किए, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज कब आया? जब हाइड्रोजन गैस भरी।
आप ध्यान रखें। तो वेन हाइड्रोजन is in large tube, maximum value, maximum specific, इसलिए बेटा H प्लस क्या कह दिया, अब देखो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज तो बेटा प्रोटॉन का चार्ज होता है वो ही सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन वाला 1.6, इसे हम 1 यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा मास होता है प्रोटॉन का 1.6 10, इसका स्पेसिफिक चार्ज, तो देखो चार्ज के लिए मैं ई लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है, ई अपॉन एम पी, एम पी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा चार्ज है 1.6 और माइनस 3 गुलाम, मास है 1. ये आ गया है 10 रेज टू पर केजी। देखो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा था स्पेसिफिक चार्ज, प्रोटॉन का कम है क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, समझ। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूटन, बारे में ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा आपको, डिस्कवरी ऑफ, ध्यान से समझना है बेटा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक किया क्या, बेरिलियम की फॉइल ली, फॉइल बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9 पर एल्फा पार्टिकल की बम्बार्ड, एल्फा पार्टिकल में का मतलब होता है बेटा हीलियम का न्यूक्लियस, एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुआ क्या, देखो नीचे वाले एटॉमिक नंबर को जोड़ दो, 6 बन गया यानी कि कार्बन, ऊपर वाले 13 है, 12 तो आ गए, एक ले लो, न्यू देख लो जी एटॉमिक मास नंबर न्यूट्रॉन। अब सेम टू सेम देखो बेरिलियम की फॉइल ली, एल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवाई, से रेज निकली, क्या निकली बेटा, रेज, तो वही था स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, शेडो बना रही है, ये है वो है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया ना तो वो ना ही तो प्लस की ओर चली पॉजिटिव प्लेट की ओर, ना ही नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हुई, इससे ये पता चल गया कि ये न्यूट्रल है, क्या है बेटा, न्यूट्रल, ठीक है, ये आपका हो गया न्यूट्रल, क्या हो गया, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एटॉमिक मॉडल्स पर, मैक्सवेल के बाद प्लांक क्वांटम के बाद हम बोर मॉडल